आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो अतिथि है, उनका नाम है डॉक्टर वनिता पटवर्धन। वनिता जी एक बहुत ही जानी-मानी सीनियर साइकोलॉजिस्ट है, जो ज्ञान प्रबोधिनी जो पुणे में है, उनके साथ वो तकरीबन 20 साल से काम कर रही है। रिसर्च है, काउंसलिंग है, ट्रेनिंग है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, टीम बिल्डिंग या लीडरशिप ऐसी बहुत सारी जो एक एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें उन्होंने बहुत सारा काम किया है, रिसर्च किया हुआ है, देश विदेश में जाके उन्होंने काम किया है। अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में जाकर भारत में भी उन्होंने काम किया है, गांवों में जाके काम किया है। तो ऐसी जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत ही उनके उनके उनका अनुभव बहुत ही बड़ा है और वो आज हमारे साथ जुड़ रही है और वो ऐसी कई सारे बातें हमें बताएगी जो साइकोलॉजी के बारे में है, उसकी हिस्ट्री के बारे में है, उसका जो एक भारत के साथ जो उसका एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, उस बारे में उन्होंने बात की है। तो हम शुरू करेंगे उनके साथ बातचीत और आप हमसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। नमस्कार वनीता जी। नमस्ते, और नमस्ते अरुता जी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आई। बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, बहुत सारे सवाल है इस विषय को लेकर मन में। तो शुरू करेंगे। जरूर। ओके। तो हाँ, पहला सवाल यही होगा मेरा कि साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान, तो ये क्या है और आपके मतलब आपके हिसाब से उसकी व्याख्या क्या है? मनोविज्ञान की व्याख्या हुए, अभी जो आधुनिक व्याख्या है वो ऐसी है कि ये जो विज्ञान है वो अम, मनुष्य किस प्रकार बर्ताव करता है, हम्म। हमारा वर्तन क्या है, हम्म। इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में अनुसंधान करना है, इसके बारे में काम करना है। ये मनोविज्ञान का उद्दिष्ट है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। हम्म। इसमें है कि मेरा बर्ताव कैसे है वो जानना, ठीक है। दूसरों का बर्ताव कर कैसा है, वो कैसे बिहेव करते हैं वो जानना, ये है एक हम्म। बात। हम्म। और अगली बात ये होती है कि हमारे बर्ताव में, हमारी आदतों में, हमारी स्टाइल में हम्म। कुछ सुधार आवश्यक है। हम्म। हमारी आदतें बदलनी है। हम्म। तो इसके लिए भी मनोविज्ञान काम करता है। हाँ। यानी मेरी खुद की, आपकी, दूसरे लोगों की, इस प्रकार। तो अच्छा। ये सब बातों का अनुसंधान है और बहुत सारी शाखाएं इसकी है। और वो सब काम पूरे पृथ्वी में, पूरे मानव जात में, पूरे एकेडमिक्स में हम्म। अच्छी तौर पर चल रहा है। हाँ। लोगों का ऐसा होता है कि मनोविज्ञान बोलने से उनको लगता है कि कोई कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ, और एग्जैक्टली। प्रॉब्लम दूर बराबर। करनी है, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, चिकित्सा हम्म। मनोविज्ञान, इसकी ही सब सब सोच करते हैं, है ना। हम्म। हम्म। या काउंसलिंग साइकोलॉजी, बराबर। उपदेशन मनोविज्ञान, हाँ। यही सोचते हैं। हम्म। लेकिन ये तो बस थोड़े भाग है मनोविज्ञान का। हाँ। हम्म। बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी तरीके से काम चलता है। हम्म। हम हम्म। एक एक हाँ शाखा हाँ। के बारे में हम मैं धीरे आपको धीरे बात करेंगे। पूछूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ्यूचर है साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को। और आज सही। जो बच्चे हैं जो अभी उन जिनको कुछ और तरीके से मतलब सिर्फ जो घिसा पिटा जो रास्ता है वो ना अपना, अगर कुछ अलग करना है तो साइकोलॉजी डेफिनेटली उनके लिए एक चॉइस है। तो मैं उसके बारे में सही। बात करूंगी। लेकिन अभी अगर हम मनोविज्ञान ये शब्द अगर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है द साइंस ऑफ माइंड, इट्स अ माइंड साइंस, राइट? तो आप मुझे ये बताइए कि मन, जो माइंड जिसको हम मन बोलते हैं, तो अगर हम एनाटॉमी या फिजियोलॉजी देखें तो मन जैसा कोई अंग हमारे शरीर में तो है नहीं। तो फिर इसको मतलब एक मेरा सवाल ये है कि मन क्या है, और दूसरा सवाल ये है क्योंकि साइंस उसी को मानता है जो जिसको लेबोरेटरी में प्रूव कर सकते हैं, देख सकते, हमारे जो पंचेंद्रिय है उनको जो दिखता है, सुनाई देता है। तो मन तो उसमें कहीं बैठता नहीं है। तो क्या मनोविज्ञान को साइंस माना जाता है?
और माना जाता है तो कब से माना जाता है और क्यों? तो शुरू बाप करते हैं। रे! दो बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछे हैं। तो पहली बात है, मनोविज्ञान ये साइंस ऑफ माइंड कहने से पहले अभी हम साइंस ऑफ बिहेवियर बोलते हैं। जैसे अच्छा। मैंने बोला कि वर्तन का शास्त्र है। हाँ, हम ओके। जो-जो कृति करते हैं, हम जो हुँ, बोलते हैं, हम जो-जो काम करते हैं, हुँ, इसका ये शास्त्र है। हमारी हाँ, अभिव्यक्ति जो है, वो है। और अच्छा। पहला बहुत ही बढ़िया सबके मन में आने वाला सवाल है कि मन क्या है? हुँ, पता ही नहीं चलता। एक रहस्य, एक अबूझ पहेली है जैसे लगता है, हुँ, सबके लिए है। हुँ, देखिए हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स मेरी याद में आ रहे हैं थोड़े-थोड़े। क्या हुँ, है उसमें? पुराने हैं। हाँ, मन मेरा बावरा, मन मोरा बावरा। हुँ, और एक है कि मन अधीर कैसा है? मन रे तू काहे न धीर धरे। और एक है प्रार्थना, बहुत ही हुँ, पॉपुलर है। हमको मन की शक्ति बड़ा देना, मन विजय करे। तो मन की शक्ति है, मन का सामर्थ्य है कुछ, हुँ, ये भी मान लिया है। और वो हुँ, चंचल है, धीरज नहीं धरता, ये भी हमने देखा है। तो इस प्रकार के मन के जो आविष्कार है, उसके बारे में बहुत ही है। हुँ, इतना ही नहीं, हमारे वेद हैं, हुँ, हमारे पुराने ग्रंथ हैं, हुँ, अ, योग वासिष्ठ है, हुँ, रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है, हुँ, कबीर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत जनाबी, इनके जो दोहे हैं, उनका जो हुँ, काव्य है, हुँ, इस सब में मन के बारे में वर्णन किया। फिर हुँ, भी फिर भी ध्यान में नहीं आता कि ये मन है क्या? है जैसे क्या? आपने पूछा और कहाँ कि है? नाक, हाँ, कहाँ है कहाँ? नाक दिखाई देता है तो हमें वास आती है, डोले दिखाई देते हैं, आँख दिखाई देते हैं तो हमें दिखता है। तो ये मन हुँ, कैसे अंदर अंदर कैसे जाता है, हुँ, बाहर कैसे आता है? तो ये बराबर। सब मस्तिष्क का काम है, अच्छा, मस्तिष्क हमारे ब्रेन मतलब का काम है। ब्रेन का काम। हुँ, ब्रेन का काम है हमारा, ठीक है? हुँ, हुँ, और दिमाग जो है हमारा, हुँ, उसका काम है। और हुँ, उसकी जो नर्वस सिस्टम है, हुँ, उसका पूरा काम है कि हुँ, हमारी ग्लैंड्स है अलग-अलग तरीके की, हुँ, उनसे सिक्रीशंस है, हुँ, वो सब पूरे हमारे शरीर में है। हुँ, तो मन एक जगह कहाँ है नहीं, हाँ, पूरे शरीर में, यहाँ भी मेरा मन है, हाँ, यहाँ भी मेरा, देखिए यहाँ भी पिन लगाई, हुँ, ऐसा होता हाँ, है। तो क्या है, मेरे वो हुँ, संवेदना जो है तो मेरे मस्तिष्क में जाती है और मेरे मन में भावना उठती है दुख की, हुँ, हुँ, कुछ हो गया, हुँ, वेदना है। तो हुँ, वेदना, ये भावना है, वो हमारा दिमाग या हमारा मस्तिष्क सेंस करता है, हुँ, परसीव होता है, संवेदन होता है। तो हुँ, सभी जगह हमारा मन है, ठीक है? हुँ, ये एक हुँ, बात हुई। दूसरी बात ये है कि ऐसा फिर है, तो मन हमें दिखेगा कैसे? हुँ, तो ये जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, हुँ, इसका जो कार्य है, हुँ, वो हमारा मन है। हुँ, ऐसे भी हम क कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, ठीक है? हुँ, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हुँ, हाँ? हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, कहाँ देख सकते हैं? हुँ, ठीक है, नहीं, वायर में है, उधर इधर एग्ज़ैक्ट। है। लेकिन जब हम बटन ऑन करते हैं और फ्रीज़ जलाते हैं, फैन हुँ, जलाते हैं, फ्रीज़ चलाते हैं, फैन चलाते हैं, ऐसा सब कुछ हम करते हैं, ठीक है? हुँ, और तब हमें चलता है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी है। है। तो हम बोलते हैं, कुछ काम करते हैं, रोटियाँ पकाते हैं, भाषण देते हैं कहीं, हुँ, लगता है हाँ, मन काम कर रहा है। इस हुँ, प्रकार का ये मन है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, जो आविष्कार है इलेक्ट्रिसिटी का, हुँ, वो हमें दिखाई देता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई देती। हाँ, इसी प्रकार मन है, उसे हाँ, तो छठा इंद्रिय बताया भी गया है हमारी हुँ, भारतीय तत्वज्ञान में, हाँ, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हुँ, तो इसीलिए हमें लगता है कि वो कोई रहस्यमय है, वो हुँ, पहेली है। पहेली ज़रूर है, हुँ, क्योंकि हमारे बिहेवियर से, हमारे वर्तन से मन में क्या चल रहा है, ये हुँ, जानना बहुत मुश्किल है। हुँ, ये बराबर। पहेली हुँ, है, मुश्किल है, हुँ, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं, मनोवैज्ञानिक है वो तरह-तरह की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बाहर आ जाए और मन में क्या है वो कैसे हम बता हाँ, सकें कि हाँ, ये है। ठीक है? अभी ओके। आपका दूसरा प्रश्न, ठीक है ना?
तो वो प्रश्न है कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? आप बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बहुत सारी है, सोशियोलॉजी है, बहुत हाँ। काम करते हैं। वहाँ भी अनुसंधान यानी कि संशोधन या रिसर्च चल रहा है, फिर भी उन्हें इस तरीके से वो सोशल साइंसेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बराबर। मनोविज्ञान है वो उससे भी ज्यादा बढ़कर है, ये मैं गर्व से कहूंगी, हम्म, क्योंकि हम प्रयोग करते हैं। अच्छा। जिस प्रकार बायोलॉजी, हाँ। केमिस्ट्री और जूलॉजी हाँ। इसकी प्रयोगशाला होती है, हाँ। इसी तरह की प्रयोगशाला हमारी भी होती है। ओके। सही बात है। हाँ। और आपको अभी लगेगा कि क्या मानव को यानी मनुष्य को, व्यक्ति को वहां लेबोरेटरी में लाकर हम प्रयोग करते कि हाँ, करते हैं, अच्छा। वो भी करते हैं। हम्म। इसकी शुरुआत ओके। ये जो आधुनिक मानस शास्त्र या हाँ। आधुनिक मनोविज्ञान बोलते हैं ना, उसकी शुरुआत तो मान लीजिए कि साल पहले हो गई, हम्म। ठीक है। तो हम्म। वहाँ लेबोरेटरीज है, साइकोफिजिक्स में शुरुआत हो गई, उसके बारे में ज्यादा बात अभी नहीं करूंगी, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, गहरा। प्राइमरी है। अच्छा, प्राइमरी है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद देखिए, पंछी, हम्म। प्राणी, इन हम्म। पर हमने प्रयोग किए हैं, अच्छा। हमारे जो वैज्ञानिक है 100 साल हम्म। पहले हम्म। वहाँ। तो आपको पता होगा कि पावलोव नाम का रशियन बायोलॉजिस्ट था, हम्म। उसका कुत्ते पर किए हुए प्रयोग आप जानते होंगे शायद, मैं बताऊंगी। हाँ। और एक बात है चारुता जी, कि जब मैं बोलती हूँ कि एक प्रयोग, हम्म। तो ऐसा एक प्रयोग तो होता नहीं है, सैकड़ों हम्म। प्रयोग होते हैं, चेन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक ही साइकोलॉजिस्ट, एक ही मनोवैज्ञानिक नहीं करता, बहुत सारे, बहुत जगह, बहुत सारे लेबोरेटरीज में करते रहते हैं। हम्म। लेकिन उसका कुछ एक ढांचा है, प्राइमरी ढांचा है, हाँ। उसके जरिए बाकी सब करते हैं, और उसके जो कंक्लूजन्स है वो मिलकर कोई मॉडल, कोई सिद्धांत, कोई अच्छा। प्रारूप, कोई सूत्र, कोई तत्व ऐसे निकलते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये ध्यान में रखना, मैं जब बोलती हूँ कि एक प्रयोग है, तो एक हाँ। नहीं, वो चेन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, और बहुत साल अब भी कर सकते हैं वो प्रयोग हम, एक एक कर लेंगे हम अभी। ठीक है। तो प्यावलाव ने जो किया वो बहुत ही फेमस हाँ। है। तर तो वो ऐसा है कि कुत्ते पर किया है, तो उस हाँ। कुत्ते को बांध के रखा है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, एक प्रयोगशाला है। और आपको पता है कि अ, जब हम कोई खाना देखते हैं तो मुंह से लार आती है, हम्म। मुखरस आता है, हम्म। ठीक है। हाँ, तो ये है नेचुरल स्टिमुलस, कोई खाना देखेंगे तो लार आएगी, ये है, हम्म। ठीक है। तो हम्म। कुत्ते के बारे में भी ये है। हम्म। तो पावलोव ने क्या किया, तो वो सब कितनी लार आ रही है, वो सबका मेजरमेंट सभी कुछ है, हाँ। हम्म। तो अपने क्या कि थाली बजाई, हम्म। उसके बाद खाना दिया, और लार आ गई, और हम्म। खाना खा गया, ठीक है। तो ये जो चेन है वो बार 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 कर दी। तो बाद हम्म। में क्या हुआ, जब थाली बजाई तब हम्म। लार आने लगी। ओ। तो हाँ। ओरिजिनली थाली के लिए लार आना तो जरूरी है नहीं, क्यों, थाली तो हाँ। खाना नहीं है, अन्न नहीं है, फूड नहीं है। लेकिन हम्म। ये जो चेन है कि लार से लार आना, ये थाली की आवाज से हो गई, ये जो हम्म। एसोसिएशन हो गया, हाँ। ये एसोसिएशन उसने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अच्छा। तो हमें भी पता है ये, हमें भी तब हम्म। देख लीजिए कि हमारे यहाँ दूध देने वाला दूध वाला है, वो जब आता है कहीं भी, हम्म। हम्म। तो वो तो आता है, तो उसके पास दूध है, ये हमारी बिल्ली को पता है। हम्म। हम्म। तो जब वो आता है, बेल बजाता है, गेट पे आता है, वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगती है और आती है। हम्म। तो वो दूध वाला तो दूध नहीं देने वाला, लेकिन उसे हम्म। संकेत मिलता है, बिल्ली को हम्म। संकेत मिलता है कि हाँ, अभी हमारी जो मालकिन है वो दूध लेगी, वो हाँ। मुझे दे देगी, और मैं पी हम्म। लूंगी। हम्म। तो दूध वाला यानी कि दूध नहीं है, हम्म। दूध है वो प्लेट में रखा हुआ दूध है, लेकिन हम्म। दूध वाला देखने से वो म्याऊं म्याऊं करने लगती है। तो वो ये जो उसमें वो कनेक्शन, हाँ, एसोसिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। कनेक्शन दिया है। और इसका प्रयोग हम्म। शिक्षा मनोविज्ञान हम्म। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें बहुत सारा प्रकार से हम्म। किया कि हम्म। बच्चे या मान लीजिए बूढ़े भी, हम जैसे बूढ़े भी है, तो उनके लिए कैसे एसोसिएशन दे दे कि उन्हें अच्छा लगे कि हाँ हाँ, अभी हमें सीखना है, हमारी आदतें बदलनी है। इससे हमारा एसोसिएशन था नेचुरल, तो वो अननेचुरल जो इससे भी एसोसिएशन करे, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो गए। तो हम्म। ये कुत्ते पर हो गया। और हाँ। कोहलर नाम का है इसके, उन्होंने
चिंपांजी पर प्रयोग किए हैं। अच्छा। ठीक है, यानी एप्स बोलते हैं, वो भी केज में है, उनको नाम भी लिखे थे, मेरे यहाँ चिंपांजी इसका नाम है या है, तो बहुत सारे इसमें प्रयोग हुए। तो वो प्रयोग उसने किया समस्या समाधान, ओके, समस्या परिहार या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये है, ये बोधात्मक मनोविज्ञान यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, अच्छा, या संज्ञानात्मक साइकोलॉजी, मतलब क्या? इस शाखा में आता है, ये अलग अच्छा, ब्रांच है। जैसे मैंने बताया कॉग्निटिव। कि अच्छा, एक शाखा है साइकोलॉजी की, हाँ, कॉग्निटिव एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी। बताया, अब मैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बता रही हूँ। हम्म। तो क्या कि आपको पता है, ये जो चिंपांजी है वो तो केले खाते हैं, उनके लिए केले ऊपर रखते थे तो वो हम्म। खाता था। हम्म। एक बार ऐसे ट्रायल से, यानी कि बार बार करने से इतनी ऊंचाई पर कोलर ने केले रख दिए कि वो कितनी भी छलांग लगाए, हम्म, वो खा नहीं पा चिंपांजी, रहा था। वो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और उसी वक्त उस केज में, पिंजड़े में एक बॉक्स भी रखा था। हम्म। तो वो चिंपांजी हैरान हो गया, इधर घूमता है, इधर घूमता है, भूखा हो गया, बॉक्स से खेलता है, केले के हम्म। दिखता है, इधर हम्म। बेचैन हो गया। हम्म। एक बॉक्स पर चढ़ता है, उतरता है, एक हम्म। क्षण में इंसाइटफुल उसे पता चल गया हम्म। कि अरे, हम्म। मैं जब उस बॉक्स पर खड़ा रहता हूं तो हम्म। मेरी ऊंची बढ़ सकती है। तो उसने झट से वो बॉक्स वो केले के नीचे लाई, उस पर खड़ा हो गया, केले लाए, खत्म। यानी कि उसको एक जो समस्या थी उसका समाधान उस चिंपांजी ने किस प्रकार किया, हम्म। उस सब का निरीक्षण वो हम्म। कोहलर और जो मनोवैज्ञानिक करते हैं, लिखते हम्म। हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, और हम्म। इसका होता है। हम्म। बाद में और इसमें क्या किया है एक्सटेंशन, कि हम्म। और ऊपर रख दिए केले हम्म। और 2 बॉक्सेस रख दिए। हम्म। ठीक है, तो वो चिंपांजी एक बॉक्स पर रखता था, चढ़ता था, नहीं है, दूसरे पर चढ़ता था, नहीं थे, फिर हैरान हो गया, इधर-उधर घूमता है, बहुत परेशान होता है, ऐसे-ऐसे करता है। तो मान लीजिए कभी-कभी खेलते-खेलते एक उस बॉक्स पर दूसरा रख दिया, हम्म। रख जब दिया, तब उसके ध्यान में आ गया कि हाँ, हाँ। अभी दूसरे बॉक्स पर भी मैं चढ़ सकता हूँ, हम्म। और चढ़ूँगा तो वो केले तो मुझे मिल जाएँगे। हम्म। झट से जिस जिस क्षण उसके दिमाग में ये आइडिया आ गई, हम्म। तो उसने दूसरे बॉक्स पर रख दिया, उस पर चढ़ गया, केले हासिल किए और खुश हो गया। तो इस प्रकार का समस्या परिहार है। हाँ। ये तो हुआ, पंछियों के बारे में भी हुआ, कबूतर के बारे में, मुर्गे-मुर्गियों के बारे में होते हैं, वो कैसे अध्ययन करते हैं, उनकी आदतें कैसी बदलनी है, उनके कैसे सिखाना है। आप बोलती है सर्कस है ना, हम्म। सर्कस में भी बहुत सारे प्राणी होते हैं, हाँ। हाथी होते हैं, शेर होते हैं, उनको भी कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हम्म। यही सब सूत्र है हम्म। जो मनोविज्ञान से आई है, उस हम्म। सूत्रों के अनुसार उनको सिखाया जाता है। हम्म। ठीक है ना? तो मछलियों को भी सिखाया जाता है। तो ये जो सब प्रयोग जो हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी ही बोल सकते हैं ना उसको, एक साइकोलॉजी हाँ, की प्रयोगशाला। प्रयोगशाला। तो उसमें ये सब प्रयोग हो रहे हैं, तो जब ये प्रूफ हो रहा है तो इसको साइंस तो मानना ही पड़ेगा, ज़रूर, तभी उसको साइंस माना गया। राइट। तो अच्छा, सही तो बात फिर है। ये जो आपने कहा कि पाउलो वगैरह, लेकिन वो तो 100 साल पहले की बात है। उससे हाँ, पहले, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स से सिविलाइज ह्यूमन हिस्ट्री हम उससे भी ज्यादा शायद, वो अनसर्टन है पीरियड, फिर भी वो है। तो उससे पहले फिर क्या था? क्योंकि सही अगर बात। हम भारत में देखेंगे, तो भारत में तो हमारा जो मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद, वो तो बहुत पुराना प्राचीन है ग्रंथ, और वो अभी भी चल रहा है, और वो सही बात। हमेशा चलेगा। योग शास्त्र है। तो डेफिनेटली हमारे जो पूर्वज है, उन्होंने इस बारे में तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। तो क्या होगा, मतलब आप, उससे पहले क्या था? ये मॉडर्न जो साइकोलॉजी का जो है, उससे पहले क्या हुआ करता था? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो मनोविज्ञान है, उसकी हम्म। जो नींव है, उसकी हम्म। जो बेस है, वो सब जो है, वो तत्वज्ञान में है। हाँ। और आपको या पूरी दुनिया को पता है कि हम्म। भारतीय तत्वज्ञान वो जो है, वो बहुत ही बढ़िया योगदान पूरी दुनिया को है। हम्म। ये अब सब दुनिया ने मान लिया है। जैसे कि मैंने बोला है कि हमारे वेद है, हम्म। हमारे ग्रंथ है, भगवत बहुत गीता सारे, है। और उसमें ये जो भारतीय तत्वज्ञान है, दर्शन भी है बहुत तरीके हाँ। के। तो करेक्ट। इस सब में ये समाया हुआ है। हम्म।
और देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि पर्सनालिटी साइकोलॉजी, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, ये एक हम्म, शाखा है हम्म, मनोविज्ञान की। हम्म, वहाँ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, व्यक्तिमत्व अ, हर एक इंसान का क्या है, कैसा है, इसके बारे में बहुत सारी थियरीज है, हम्म, बहुत सारे मॉडल्स है। बिग फाइव थियरी है, ये है वो है। हमारे अच्छा, भारतीय तत्वज्ञान में पंचकोश थियरी है। अच्छा, यानी कि मन का, मानव का वर्णन करना है तो 5 कोश है। कौन से? अ- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 कोश है, ठीक है। तो जो अन्नमय प्राणमय है वो हम, हमारा कद कैसा है, हम दिखते कैसे हैं, फिजिकल आंखें बॉडी, कौन सी कलर की, ये सब हो फिजिकल गया। एब्स। प्राणमय ने कि हम, हाँ हाँ, जो हम हम्म, कृति करते हैं, बोलते हैं, वो सब कुछ, इसे हम्म, हम बहिरंग बोल सकते हैं, हम्म, ठीक है। और मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश जो है वो अंतरंग, उसे ही दूसरी तरीके से मन यानी हाँ, अंतर्याम, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अंतरंग, ये सब मन है। यानी कि क्या हम्म, क्या है मन में? तो विचार है, विचार प्रक्रिया है, बराबर, यानी कि विज्ञानमय कोश। हम्म, मनोमय कोश यानी कि हमारे भाव, भावना, हेतु, इच्छा, ये हम्म, सब है वो मनोमय कोश। और तीसरा है आनंदमय कोश। ये सब हम किस लिए करते हैं, हमारे उसूल क्या है, हाँ, हमारे तत्व क्या है, हम क्यों करते हैं, ये सब है। तो मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, ये व्यक्तिमत्व का वर्णन है और ये भारतीय तत्वज्ञान में आया है, हाँ, तैत्तिरीय तो ये, अरण्यक में आया है। हाँ, तो ये थोड़ा अध्यात्म की ओर हमें लेकर जाता है। लगता है, लेकिन इसे साइकोलॉजी के तरीके से मैं बता रही हूँ, हाँ, ठीक वो है। विज्ञान, हाँ, तो मन जो मैंने बताया कि हम्म, इंद्रिय है, हम्म, छठा इंद्रिय है और अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति का बात जो है, तो हम्म, वो मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश की क्या है, बताती हूँ। तो हम्म, मनोमय यानी मेरे मन में भावना आती है, हम्म, गुस्सा आता है, आनंद है, प्यार है, उत्साह है और मेरी इच्छा है, ये हम्म, सब है मनोमय कोश, ठीक हम्म, है। और विज्ञानमय कोश है मेरी विचार प्रक्रिया, आकलन है, स्मरण, तर्क, कल्पना शक्ति, समस्या का समाधान, ये सब है। हम्म, ये दोनों मिलकर, यानी कि हम्म, विचार प्रक्रिया और भावना, ये दोनों मिलकर हम कुछ कृति करते हैं। हम्म, वो कृति क्यों कैसे करेंगे, वो है हमारे उसूल, वो है आनंदमय कोश। हम्म, तो देखिए, अभी जो है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, हम्म, इस करके आधुनिक थेरेपी जो काउंसलर, जो समुपदेशक है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल करती है। क्या अच्छा, है? रैशनल इमोटिव बिहेवियर। रैशनल यानी कि तर्क, विचार तर प्रक्रिया। इमोटिव यानी कि भावना। तो भावना, रैशनल यानी हो गया विज्ञानमय कोश, हम्म, ठीक है। हाँ, इमोटिव हो गया मनोमय कोश। मनोमय, और बिहेवियरल थेरेपी, तो इसमें क्या है, थेरेपी में विचार, हमारे विचार प्रक्रिया और भावना, इसके जरिए हमारे जो बिलीफ है, हम्म, हमारी जो श्रद्धा है, हम्म, हमारा जो विश्वास है, हम जो विश्वास है, हम्म, वो जो है वो हमें चेंज करना है। वो हम्म, शायद गलत हो जाते हैं। हम्म, मान लीजिए कि मेरी सास जी है, हम्म, उसके बारे में, मेरे बारे में बहुत बुरी बातें हैं, हम्म, ठीक है। तो मेरी जो विश्वास है, मेरी जो समझ है उसके बारे धारणाएं में, है, हाँ, धारणा है, वो अलग है। हम्म, तो वो बदलेंगे, हम्म, वो बदलेंगे तो मेरी उसके बारे में जो भावना है और मेरे विचार है वो बदल जाएंगे। हम्म, तो यही है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके, तो यही है आनंदमय कोश, यही है विज्ञानमय कोश और यही है मनोमय कोश। तो हम्म, देखिए, हमारा भारतीय तत्वज्ञान जो है वो हम्म, अब जो थेरेपी है उसकी नींव है। हम्म, या, इस वेरी प्रकार से मैं इंटरेस्टिंग, बता सकती बहुत हूँ। इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। तो ये प्रयोगशाला का तो आपने बताया कि उसको विज्ञान तो डेफिनेटली माना जा रहा है। तो आपको मैं एक प्रयोग बताऊं अभी? हाँ, हाँ, आपको जरूर, मैं मैं प्रयोग वही बताऊं? बोलने वाली थी, आप क्योंकि कुछ क्योंकि मैं तो कुत्ते पर प्रयोग बताए, हाँ, चिंपांजी पर, मानव का हाँ, क्या है, उनको भी लेबोरेटरी में ले जाते हैं ना हम। तो अच्छा, देखिए मेरे पास है, अभी जल्दी से मैं आपको बताऊंगी, आपको हम्म, अच्छी तरह से दिखेगा ये। एक हम्म, मैं आपको पजल बताऊंगी, ठीक है। हम्म, हम्म, अब 2 रेखाएं दिख रही हैं, हाँ, उनमें से कौन सी लंबी है, ऊपर वाली या नीचे वाली, बताना जल्दी। नीचे, नीचे वाली, नीचे वाली, हाँ, हो गई ना गलती। अब ध्यान से देखिए जरा। ओके, वो तो सेम है, सेम है, लेंथ हाँ, सेम है उनका। हो गया, हो गया, बन गई आप।
हाँ, तो वो जो ये इनिशियल है, बहुत बेसिक है। हाँ, बिकॉज़ ऑफ दैट एरोज है। एरोज़। हाँ, देखिए, जो हाँ, एरोस है, तो उससे हम हमारा भ्रम निर्माण होता है, इसे बोलते हैं दृष्टि भ्रम, हुँ, ऑप्टिकल इल्यूजन। हाँ, ऑप्टिकल इल्यूजन, इस हुँ, प्रकार के बहुत सारे सुनने के, बांस के, हुँ, देखने के बहुत सारे इल्यूजन हैं। ये हुँ, मैंने मजे के तौर पर बताया। तो कैसा होता है हमारे बारे, देखते हैं, हम देखते हैं ना, तो आप तो पढ़ी लिखी हैं हुँ। फिर भी, और टीचर है फिर भी, एक क्षण में आपको लगा कि हाँ, अरे हाँ, ये नीचे वाली छोटे वो ना बड़ी ना है। वनीता जी, अभी जो हमने एक छोटा सा दृष्टि भ्रम का जो एक एक्सपेरिमेंट किया, तो मुझे बहुत मजा आया मुझे उसमें। तो ऐसे कोई और भी टेस्ट है, ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स है जो अभी हम कर सकते हैं, तो ऑडियंस को भी थोड़ा सा, जो प्रेक्षक है, तो उनको भी थोड़ा एक मजा आएगा। तो ऐसा कोई ठीक एक है, हमें बता सकती है, कोई टेस्ट है जो आप ठीक है, मुझ पे ठीक कर है। सकती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत मैं प्राइमरी आपको बताऊंगी, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारी जो लैबोरेटरी होती है वहाँ मेमोरी ड्रम्स होते हैं, वहाँ अच्छा। एक एक शब्द ऐसे ऐसे ड्रम पर आता है, उसका टाइमिंग भी फिक्स होता है, बहुत हुँ, सारी बातें होती हुँ, हैं, हुँ, फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायल ऐसा होता है। तो हुँ, उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं 4 शब्द बोलूंगी, ओके, कितनी बार बोलूं, कितनी हुँ, बार बोलूं आप बताइए। 2 बार। ठीक है, ठीक है। और आपको याद करना है, और मुझे अच्छा, 4 ही शब्द उसी क्रम से बताना है, ओके, ठीक है? हुँ, समझ गई? हुँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हाँ? हाँ, पाठशाला, पुस्तक, पेंसिल, पेन। पाठशाला, पुस्तक, पेंसिल, पेन। बताइए। पाठशाला, पुस्तक, पेंसिल, पेन। ठीक है। अब ऐसे 4 शब्द अलग बताऊंगी, ठीक है? ओके, ध्यान से सुनना, 2 बार बताऊंगी, हुँ, और मेरी स्पीड इसी तरह की रहेगी। हुँ? ओके, हाँ, और शब्दों में भी कुछ साम्य रखूंगी मैं। हम्म। परेशान, पसंद, पहलू, पेट। परेशान, पसंद, पहलू, पेट। परेशान, पसंद, पहलू, पेट। अरे, इसमें भी आपको 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10 मिल गए, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ग्लिच है। हाँ, पामतेनु, पेसरू, पोठब, पिक्ष। पामतेनु, पेसरू, पोठब, पिक्ष। पामधेनु, पोठर, कुछ तो भी और पिक्ष। पाम अरे, पाम पहले तो 10 में से 10 मिल गए आपको, अब क्या हो गया? आप तो टीचर रही है, आप तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में काम कर रही है, आप तो पढ़ाई के लिए कितने कितने देती है बच्चों के हाँ, लिए, आपको क्या हो गया? मैं शायद, पता नहीं, शायद इसका मतलब पता नहीं है, ये बात हो सकती है क्या, मैं आपको पूछ रही हूँ शायद। हाँ, मुझे सही उस बात है, बिल्कुल है। देखिए, हम्म, पहले पुस्तक पाठशाला, इसमें हाँ, क्या हुआ, और एक बात थी कि एक संच है, हाँ, सभी पढ़ाई के बारे में है, पाठशाला, पुस्तक, पेन, पेंसिल, तो एक संच बन गया अर्थ के रूप से, ठीक है। अच्छा, हाँ, दूसरा था, मुझे लगता था कि दूसरा आपको थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आप होशियार हो तो दूसरा भी आ गया, जिसमें था परेशान, पसंद, हाँ, पहलू। तो उसमें कोई रिश्ता नहीं है, हाँ, एसोसिएशन नहीं, शब्द, एक बराबर, शब्द का दूसरे शब्द से, जैसे कि पहले था, हाँ, ठीक है। तो दूसरे संच में फिर भी आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल गए, ठीक है। हम्म, लेकिन तीसरे में क्या है, प प प के हैं, हम्म, ठीक है, 4 ही हैं, स्पीड भी वही है, ये सभी बातें एक जैसी है, लेकिन, और 4 4 अक्षर, 3 अक्षर, 3 अक्षर, 2 अक्षर, ये भी 3 ही संचों में, शब्दों के 3 ही सेम, संचों में एक जैसा है। फिर भी तीसरे संच में कुछ भी अर्थ नहीं है, कहाँ हम्म, से उतरे हैं ये शब्द पता ही नहीं चलता। तो आपने जो बोला वो सही है। शिक्षा मनोविज्ञान में यही है कि जो हम पढ़ाते हैं या जो हमें याद करना है, उसका कुछ अर्थ निकालेंगे, एक दूसरे से कुछ नाता, एसोसिएशन हो जाएगा, तो वो झट से मन में उतर आता है, याद हाँ, बनता है। हम्म, इस सूत्र के अनुसार पढ़ाई में बहुत सारे मंत्र बहुत तंत्र है, महत्व है, बराबर, मेमोरी टेक्निक्स बहुत हाँ, सारी हैं।
हम्म। क्योंकि देखिए फिजिक्स में कुछ ऐसे सूत्र याद करने की जरूरत हाँ। है, हम्म। मैथमेटिक्स में तो है ही, हम्म। और कविताएं होती हैं, और अंग्रेजी में भी। हर एक हमारा जो स्कूल का सब्जेक्ट है, कॉलेज का सब्जेक्ट है, उसमें ऐसे कुछ याद करने की बहुत जरूरत है। तो वो हम्म। समझ ले, उसका अर्थ खुद के अनुभव से जोड़ ले, तो हाँ। याददाश्त पक्की होती है। हाँ। ये बहुत बढ़िया सूत्र है। हाँ। मतलब अगर कुछ भी बिना समझे पढ़ते जाओ तो वो इतना दिमाग में तो उतरेगा नहीं। इसीलिए तो हाँ, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तभी वो हाँ, निकल के हाँ, उतना बाहर हाँ। आता है। बराबर है। क्या होता है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो उनको तो उतनी समझ में नहीं आता, फिर भी वो कर लेते हैं। हम्म। 4-4 बार 5-5 बार रट गया तो हो जाता है। हम्म। लेकिन जैसे बड़े होते हैं, जैसे-जैसे बहुत कठिन-कठिन हमारी परीक्षा चलती है, तो उसका अर्थ निकालना, समझना अपने बहुत जरूरी है। खुद हम्म। के अनुभव से जोड़ना, ये बहुत हाँ, ज़रूरी है। बराबर। और ये जो रोट लर्निंग जिसको बोलते हैं, जैसे हुँ, मैथमेटिक्स के टेबल्स है या हुँ, फिर कोई सुभाषित है, कविताएं हैं, तो अ, उससे भी ज्यादा मैं बोलूँ कि टेबल्स ही जो होते हैं, तो वो हम बहुत रट लेते हैं जब छोटे होते हैं, तो उसको रोट लर्निंग बोलते हैं। तो वो हाँ, कैसे फिर याद आ जाता है, मतलब वो कैसे याद रहता है? या फिर मैं या बोलूँगी श्लोक भी है। देखो छोटो छोटे बच्चों को तो वो श्लोक का अर्थ सही बात, नहीं पता, सही बात। लेकिन फिर भी वो याद कर लेते हैं, मतलब उनको सिखाया 4-5 बार तो वो कर जाते हैं। तो आप शायद जो बोल रही है कि छोटे बच्चों में वो हो जाता है, जैसे हम हुँ, बड़े हो जाते हैं थोड़ा मुश्किल उसमें। हाँ, हाँ। आज मुश्किल और रोट हो लर्निंग जाता के है। भी कुछ टेक्निक्स हैं। हाँ। रोट लर्निंग के भी कुछ टेक्निक्स हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक टू मेमोराइज द थिंग्स, या ठीक है। या तो श्योर। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है। और जैसे आपने अभी बात की एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो ये तो एक शाखा हो गई। अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जस्ट अ स्मॉल पार्ट, और एक छोटी सी एक ब्रांच है। तो ऐसी और कौन कौन सी शाखाएं जो है, और अभी आपको लगता है कि धीरे धीरे अभी वो सब आना शुरू हो जाएगा? और मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत में अ, ऐसी कौन कौन सी शाखाएं आज भी मौजूद है और जो फ्यूचर में शायद होगी यहाँ पे? मैं क्यों पूछ रही हूँ बहुत ना, सारी है। हाँ, स्कोप के लिए पूछ रही हूँ। अभी बच्चों हाँ, को सही अगर बात। कुछ अच्छा और कुछ एक्सप्लोर करना है, मैं स्पष्ट बोलूंगी, इंजीनियरिंग और डॉक्टर ये छोड़ के अगर वो और कुछ करना चाहते हैं, तो क्या स्कोप है क्या इस शाखा में? तो आपके 3-4 सवाल है, एक साथ उनका जवाब देने का प्रयास करूँगी। हाँ। तो स्कोप तो बहुत ही है। हम्म। जैसे-जैसे हमारे पृथ्वी पर तादाद बढ़ती जाती है, यानी कि हम्म। लोगों की तादाद बढ़ती जाती है, अस्वस्थता, ताण-तनाव बढ़ते जाते हैं, हम्म। तो मानसशास्त्र या मनोविज्ञान का बहुत ही मायने लगता है कि सभी लोगों का मनस्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। हाँ। इतना ही नहीं, और उनमें जो क्षमता है वो ज़्यादा-ज़्यादा कैसे विकसित हो जाए, और एक दूसरों के लिए कैसा वो अच्छा बर्ताव करे। इसलिए मानसशास्त्र, मनोविज्ञान बहुत मायने रखता है, और ये पूरे दुनिया को अभी मानिए। हम्म। देख लीजिए, कोविड था, हाँ। पूरे पृथ्वी के लोगों के सब लिए वो रुक बहुत गया बड़ा था। हाँ, हादसा था। बराबर। उस वक़्त देखो, मेडिसिन जितना काम कर रहा था, उतना ही मनोवैज्ञानिक भी काम कर रहे थे, है ना? कि अवेयरनेस है, हम्म। शांत रहिए, हम्म। और मेंटल हेल्थ इस प्रकार रखनी है, यानी कि जो इनॉकुलेशन था वो करना चाहिए, इसके लिए प्रोवोकेशन है, एडवोकेसी है, ये हम्म। सब मनोवैज्ञानिक भी कर रहे थे। तो हाँ। दोनों हाथ मिलकर वो काम चल रहा था। तो वो एक बात है। हम्म। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो अभी बहुत चल रही है, वो है जिसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अच्छा। या औद्योगिक मनोविज्ञान इस प्रकार हम्म। बोलते हैं, या उसे दूसरा नाम भी देता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम्म। ओबी, हम्म। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऐसे अलग-अलग नाम उसी मनोविज्ञान शाखा के लिए। तो वो क्या करते हैं, देखिए, अब फैक्ट्रीज़ है, बैंक है, दुकान है, जहाँ-जहाँ लोग एक साथ काम करते हैं, यानी कि शासन के कार्यालय हैं, स्कूल्स हैं, हम्म। कॉलेजेस हैं, जहाँ-जहाँ संस्थाएँ हैं, ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वहाँ के लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, और वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ आने-जाने वाले, यानी स्कूल में जो आने वाले छात्र हैं, अ,
पेरेंट्स है, सभी के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। तो आपको एक उदाहरण बताऊंगी, भारत में जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये है, यानी हमारा रक्षा मंत्रालय है, हाँ। उससे वो जुड़ा हुआ है सालों से, और बहुत ही अच्छा। बढ़िया काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे हैं, तो उनका काम ये चलता है कि रिक्रूटमेंट, हाँ। देन उनका ट्रेनिंग है, हाँ। डेलीगेशन है, प्रमोशन है, हाँ। ये सब बातें वो डीआईपीआर करता है। ओ। तो हर एक इंडस्ट्री में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार की ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऐसे बोलते हैं। तो बराबर। वहाँ मैनेजर्स होते हैं, उनका साइकोलॉजी का बहुत बढ़िया अभ्यास होता है। अभ्यास होता है, तो हाँ। हाँ, वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ओ। देखिए, डीआईपीआर में, और वो जो रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं हम्म। हम्म। कैंडिडेट्स का, छात्र हम्म। है, बोल लीजिए कि एनडीए, नेशनल हम्म। डिफेंस एकेडमी में रिक्रूट कर रहे हैं छात्रों को, हम्म। तो उनके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होती हैं। और मैं बोलूं, बताऊं आपको कि हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ज्ञान प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, पुणे, हम्म। हम्म। हाँ, तो हम भी वही काम करते हैं। साइकोमेट्री ये अलग शाखा है, मानस अच्छा। नीति, बहुत तरीके के क्वेश्चनर्स, इन्वेंटरीज, मापनी, ग्रुप डिस्कशन, टास्क्स, एक्टिविटीज, बहुत सारे हमने क्रिएट करे। वो स्टैंडर्डाइज्ड है, रिलायबल है, हम्म। वैलिड है। हम्म। हम्म। इससे हम नाप सकते हैं, क्या क्या नाप सकते हैं, यानी कि डीआईपीआर, और हम लोग क्या करते हैं, सैकड़ों टेस्ट हैं इस हम्म। प्रकार की। तो इंटेलिजेंस, हम्म। एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, इंटरेस्ट्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स, हाँ। आपका बिहेवियर पैटर्न। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, वहां कैसे बर्ताव करते हैं, एक स्कूल है, वहां के टीचर्स, वहां के छात्र कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब देख सकते हैं। अच्छा। और इसका प्रयोग एजुकेशनल काउंसलिंग और हम्म। करियर गाइडेंस के लिए भी होता है। क्योंकि आपने बताया ना कि साइकोलॉजी, ये मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, हाँ। या मेडिकल में जाना है, या आर्किटेक्चर में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, ये जो चॉइस है, करियर हाँ। चॉइस, एजुकेशनल चॉइस, इसके एप्टीट्यूड, लिए भी, हाँ। हम्म। हाँ, तो आपकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, हम्म। आपके रुचि किस में है, आपका एप्टीट्यूड कल बोलते हैं वो कहाँ है, वो आपका अनुभव क्या है, ये सब नाप सकते हैं। और हम्म। एक बात बताऊं, हमने यानी ज्ञान प्रबोधिनी में ये सब ऑनलाइन भी अवेलेबल किया है। 10 साल हो गए उसको, अरे वाह। और उसके नाइस। हिंदी वर्जन है, अंग्रेजी वर्जन है, मराठी अच्छा। है। तो पूरे अच्छा। देश के लोग या मिडिल ईस्ट के भी छात्र इसका उपयोग करते हैं, उनको उपयोग बहुत कर अच्छा सकते लगता हैं, है। अच्छा। और क्या होता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, इनमें हम्म। जो डिस्कशन होता है ना कि ये लो वो लो, पेरेंट्स बोलते हैं ये लेना है, ये है, हाँ। तो हाँ। उसके लिए और एक मिलता है कि ये आपका टेस्ट रिपोर्ट है, अब हाँ। देखिए, अब हाँ। आप डिसीजन इसकी राय से ले सकते हैं। अच्छा, तो तो वो ये एक उसका हमारा एक शाखा हो गई। परसेंटेज क्या होता है जो जो टेस्ट होती है, और जो सच में उसका ये क्या है, मतलब वो कितना वैलिड है, उसका क्या है रेशो आज तक? वो तो 100% वैलिड है, हम बोलते हैं। तो 100% इस प्रकार नहीं बोल सकते, हम्म। 80% बोलते हैं। क्या है, 80। ह्यूमन नेचर ऐसा है, इधर उधर हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स है। हम जो टेस्ट करते हैं वो लेबोरेटरी में, हम्म। यानी कि ऑनलाइन हो, वो हमारे हम्म। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी होते हैं, वहां आते 3-4 घंटे में पूरा ध्यान से, पूरे एनवायरनमेंट अच्छी रख के वो काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी-कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, हमारा हॉस्पिटल है, वो है, ऐसा कुछ-कुछ चलता है। तो वैसे तो मेडिकल के लिए उतनी चाह है नहीं, फिर भी मेडिकल एडमिशन लेते हैं और यशस्वी होते हैं। होते हैं, यानी हाँ। कि हम्म। हाँ, होते हैं, हम्म। क्योंकि हमने जो सुझाव दिया है उससे अलग लिया, उसमें भी यशस्वी होते हैं। क्योंकि और एक बात है, मनोशक्ति, हाँ। ये और एक बात है। अच्छा। देखिए, हम बोलते हैं पंगुम लंघयते गिरिम। जो हम्म। पंगु है, वो चल भी नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति है वो चल भी नहीं सकता, फिर भी वो बहुत बड़ा पर्वत भी लांघ सकता है, पार कर सकता है। क्यों? निर्धार है, निश्चय है। मन की तो इस शक्ति। प्रकार का हम्म। हो सकता है। हम्म। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल उतनी होती ही नहीं है, क्योंकि देखिए, हम्म। कुछ-कुछ कोर्सेस हैं, उसमें बहुत ही चैलेंजेस होते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा बहुत ही
कड़ा होता है, मुझे नहीं चेंज करना, मुझे निर्धार नहीं करना है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये आधा, जैसे आप देखिए कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट होता है, ब्लड रिपोर्ट होता है ना, हमारी वेट गेन होता है, वेट मेजर करते हैं हमारा, ये सब हम मेजर करते हैं, तो उसका एक सपोर्ट मेडिकल पर्सन्स जो है उनके लिए सपोर्ट मिलता है, हाँ जो डायग्नोसिस के लिए बराबर। और सलाह देने के लिए उसका सपोर्ट था। इस प्रकार ये सब साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, उसका बहुत बड़ा मायने लगता है। तो मैंने बोला ना, इंडस्ट्री में जो एचआर पर्सोनेल है वो, और शिक्षा मनोविज्ञान में जो हमारे जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, वो जो करियर गाइडेंस वगैरह देते हैं, उनके लिए इसका बहुत सपोर्ट होता है। और पालकों की भी, पेरेंट्स की भी आंखें खुल जाती है, अरे किसी कई के पालकों को पता नहीं चलता कि मेरा बच्चा इतना ब्रिलियंट है। हाँ सही बात है। क्योंकि क्या है, कोई के बच्चे होते हैं बहुत गिफ्टेड और क्रिएटिव होते हैं, हाँ एकेडमिक में वो हाँ इधर उधर रहते हैं। लेकिन बोल दीजिए कि कोई उनको प्रोजेक्ट दे दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई इलोकेशन में है, कोई गाने में है, कोई ये, तो बच्चों को, पेरेंट्स को क्या लगता है कि हाँ ठीक है। लेकिन उनकी जो टैलेंट है वो पेरेंट्स के भी नजर में आता है, अरे इतनी टैलेंट है मेरे बच्चे में, उनके लिए भी और खुद बच्चों के लिए भी, छात्रों के लिए भी सरप्राइज। ऐसा लगता है, अरे हाँ मैं इतना अच्छा हूँ। तो वो भी एक गाइडेंस के लिए बहुत बढ़िया होता है। हाँ ऐसे नहीं हो कि वो जो गिफ्ट है, वो जो टैलेंट है, वो ऐसे दबी जाए, दबी जाए और या वो भी फिर अच्छा नहीं वेस्ट है। हो जाए। हाँ हाँ, राइट। हाँ, वो भी अच्छा नहीं है। तो अच्छा है ना, मेरा वेट कितना है, मेरा ब्लड काउंट क्या है, वो पता चलना तो जरूरी है। बराबर। ओके। तो इस प्रकार मानस नीति, हाँ यानी कि साइकोमेट्री और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान, इसमें सब कुछ ये काम चलता है। और जैसे मैंने बोला कि डिफेंस में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। बहुत जरूरी है डिफेंस में तो, उनका मेंटल हेल्थ भी संभालना, उनका उनकी क्या इंटरेस्ट है या उनका और जो भी मेंटल स्टेट है उसको पहचानना बहुत जरूरी। और भी और बहुत सारी शाखाएं हैं, हाँ सोशल मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी है, फोरेंसिक साइकोलॉजी, क्राइम साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये बहुत सारी ब्रांचेस है और बहुत सारी पूरे दुनिया में, भारत देश में भी काम कर सकती है। हाँ सोशल साइकोलॉजी में बहुत बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे कि हाँ मनोविज्ञान कैसे विज्ञान है, तो इसके हाँ तरीके से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जाते जाते बताऊंगी आपको। हाँ तो देखिए कि रास्ते में चलते चलते कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी मदद करने वाले हैं, वो मदद करते हैं या नहीं करते, ये सवाल है। कौन करते हैं, कब करते हैं, ऐसे सवाल है, ठीक है। तो ऐसे पाया गया है कि जब कोई हादसा हो जाएगा, तो पास में एक दो व्यक्ति हो, तो वो झट से आते हैं, मदद करते हैं। हाँ हम्म, और जब ऐसा कोई हादसा हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो झट से कोई सामने आता नहीं है। अच्छा देखियो, ह्यूमन साइकोलॉजी, ग्रुप साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी कैसे है, सब हाँ रुकते हैं कि आप जाएंगे, ये जाएंगे, कोई बोलता हाँ है कि कौन पुलिस जा आएगा तो रहा मैं है। क्या करूं। हाँ हाँ, ये होता है, और मैं क्यों रिस्क ले लूं, क्या हम्म हो, कुछ हो गया तो मैं क्या करूं, वो ऐसे देखते रहे। तो ये इसे बोलते हैं बाय स्टैंडर्स, बाय स्टैंडर्ड्स। जो हाँ आजू बाजू जो लोग खड़े हैं उसे बोलते हैं देखने बाय वाले स्टैंडर्स। होते हैं। हाँ तो उनमें से थोड़ा अवधि जाता है, तो उनमें से भी कोई नेता निकल आता है कि नहीं मैं करूंगा, हम्म, आता है तो वो आता है, तो बाकी सब लोग अच्छा हो जाता है, तो थोड़ा अवधि निकल जाता है। इस प्रकार हम्म, की निरीक्षण हाँ समाज मनोविज्ञान में भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। होते हैं। हाँ दिस इज वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा और बताइए थोड़ी शाख में पॉलिटिक्स है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इसके साथ में मानस शास्त्र, मनोविज्ञान बहुत जुड़ा है। क्योंकि देखिए, ये सभी है सोशल साइंसेस, मनुष्य के बारे में, उसके बर्ताव के बारे में है, उसके बिहेवियर के बारे में। और हम्म, मनोविज्ञान क्या करता है, बर्ताव ही तो, अब बर्ताव का ही अभ्यास उसी करता का है। अभ्यास करता तो है। तो कौन से शेयर्स ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो हाँ हाँ मानो कौन से खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, पॉलिटिक्स में किसको वोट देंगे, नहीं देंगे, ये तो सब बातें जो हैं, उसको करेक्ट। मानस शास्त्र का, मनोविज्ञान का स्पर्श है ही है।
और ये जो मुझे मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहती थी इसलिए, लेकिन मैं ठीक दर्शकों है। को बताना चाहूंगी, ज्ञान प्रबोधिनी जी, उसकी जो बात अभी वनिता जी ने की है, तो वो एक इंस्टीट्यूट, वो एक स्कूल है बेसिकली, जो पुणे में स्थित है। और बहुत ही सालों से वो साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत काम कर रहा है। पिछले 70 सालों से काम कर रहा है वनिता जी। हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान प्रबोधिनी के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व से मैं बात कर रही हाँ। हूँ, क्योंकि पूना में स्थित है ज्ञान प्रबोधिनी, ये तो सही बात है, लेकिन ग्रामीण भाग पे हमारा हम्म, बहुत काम चल रहा है। अच्छा। अ, वहाँ के लेडीज़ के लिए बहुत सारा काम चल रहा है, उसके प्राइज़ेज़ भी हमें बहुत कुछ मिले हैं। हम्म। एक ही स्कूल नहीं, हमारे बहुत सारे स्कूल हैं और उसमें भी प्रयोग चल रहे हैं। हम्म। यानी बोला गिफ्टेड स्कूल है, रूरल स्कूल है, और शुगर स्कूल है, ये प्रयोग चल रहे हैं, वहाँ भी रिसर्च चल रहा है। क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स स्कूल है, गुरुकुल है, अच्छा। बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत जगह है, 5-6 स्कूल तो महाराष्ट्र में है ही। और टीचर्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, टीचर्स के लिए भी पूरे भारत देश में। और मैं बोल रही हूँ कि मध्य पूर्व एशिया में भी हमारा काम चल रहा है। ऑनलाइन टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग चल रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस, एजुकेशनल काउंसलिंग हम लोग करते हैं। हम्म। और हमारा संस्कृत का भी संशोधन का विभाग है, वहाँ पुरोहित का काम चल रहा है। और मतलब जो इंडस्ट्री में भी हम पूजा वगैरह हाँ, जो पूजा बताते। है और हाँ। बहुत सारे हमारे धार्मिक विधि है, और हम्म। वो तो पूरे अभी दुनिया में हम करते हैं, यानी कि हम्म। ऑनलाइन है ना, तो अच्छा। वो भी वो हम, उस हाँ, और अच्छा। उसकी अलग-अलग तरीके की पोथियाँ भी निकाली आधुनिक रूप से, हाँ। छोटी-छोटी, और उसका हाँ। आधुनिक प्रयोग करते हैं। और स्कूल स्कूल और ये इसके बारे में बताना है तो जो हम मौंजी बंधन बोलते हैं, हम्म। तो उसे हम दीक्षा हम्म। ग्रहण या हम्म। विद्याव्रत संस्कार ऐसे बोलते हैं। तो हम्म। वो लड़कियों का भी होता है, लड़कों का भी होता है, सबका होता है। हम्म। और इसलिए जो विधि है वो ऐसे ही धार्मिक नहीं है। तो बच्चों से, पालकों से, पेरेंट्स से बातचीत होती है, चर्चा होती है, उनके मन में जो कुछ गैर बातें अ, होती है उनको हम्म। दूर किया जाता है, और उन्हें ऐसा बताया जाता है सब छात्रों के लिए, और वो ऐसा व्रत भी लेते हैं कि अ, हम अभी 8-10 साल पढ़ाई ही करेंगे, अच्छा। पढ़ाई ही करेंगे और ये करेंगे और समाज के लिए करेंगे, इस प्रकार। तो ये हाँ। बहुत सारा काम पूरे भारत देश में, अरुणाचल में है, लेह लद्दाख में है, हम अरे करते वाह। आ रहे हैं। हाँ। ओ, ओके। अच्छा। बहुत ही, मुझे ये पता नहीं था कि वहां तक ये सब काम चल रहा है। ओके। तो जैसे हम ये शाखा तो आपने बहुत सारी बता दी, जो अभी जिसमें अभी बहुत स्कोप है बच्चों को, अगर कोई करना चाहेगा तो ज़रूर ये फील्ड एक्सप्लोर कर सकता है। तो अभी मुझे बात करते एक बात याद आई। हमारे यहाँ मतलब भारत में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एक कुटुंब संस्था है, जो हुँ, बहुत स्ट्रांग है। और हमने पहले भी बात की है इस बारे में कि भारतीय जो मतलब बहुत सारा अभ्यास भारत में भी तो पक्का हुआ है। तो जो भारतीय भारत का जो एक तत्वज्ञान है, तो उसके बारे में और ये मनोविज्ञान, उसका जो संबंध है उसके बारे में आप और कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि मुझे हाँ, उसमें बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो क्योंकि हाँ। भारत में क्या था ये सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता हुँ, है। हुँ, तो आप हुँ। थोड़ा सा सही और बात है। कुछ बता सकती है उस बारे में तो। सही बात है। हज़ारों साल से भारत का जो तत्वज्ञान है, देखिए हम्म। ऐसा होता है चारुलता जी, जैसे-जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, समाज इवॉल्व हो रहा है सालों से, हज़ारों सालों से, तो अलग-अलग विज्ञान की शाखाएँ चलती आ रही हैं। तो तत्वज्ञान था, उसमें ही मनोविज्ञान था। हम्म। ठीक है, अलग हम्म। नहीं था। हम्म। 200 साल से आधुनिक मनोविज्ञान इस प्रकार का उभर आया, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत हो गई है, हम्म। ठीक है? तो भारतीय तत्वज्ञान में उसकी सबकी जड़ें कैसी है, और एक उसका एक मिसाल मैं बताऊंगी आपको हाँ। कि देखिए भारत में जो व्रत वैकल्य है उसमें माने लगता है कि संयम होना चाहिए, खाने हाँ। पर, पहनने पर, बोलने पर, इस पर संयम होना चाहिए। बहुत सारे उपवास होते हैं, अनशन होते हैं, है ना? तो इसका आधुनिक मानस शास्त्र में कैसा रूप हो गया है, उसकी अभ्यास अनुसंधान किस प्रकार हो गया,
तो मान लीजिए एक छोटे-छोटे बच्चे हैं, ठीक है? हम्म 3-4 साल के बच्चे हैं और वन वे स्क्रीन रूम में बैठे हैं, यानी कि बच्चों को बाहर का नहीं दिखाई देता, लेकिन बाहर से अंदर का दिखाई देता है। तो बाहर है, उनके पेरेंट्स हैं, मनोवैज्ञानिक है, एक्सपेरिमेंटर्स है, वो सब देख रहे हैं। और वो बच्चे मान लीजिए कि 20 है, 10 लड़कियां, 10 लड़के और अच्छे घुल-मिल जाते हैं। उनकी वो जो दीदी है, वो आती-जाती रहती है, उसकी भी पहचान है। एक बार वो क्या करती है, वो बोलती है कि हाँ, हाँ बच्चों, आज तो मैं आपको 2 मार्शमेलो दे रही हूँ। मार्शमेलो यानी कि एक मिठाई है। हम्म चॉकलेट बोल सकते हैं, इस चॉकलेट्स, हाँ। प्रकार का कुछ है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट नाम अच्छा, से मशहूर है। प्रसिद्ध है। आप सर्च कर सकते हैं, इसलिए मैं मार्शमेलो यही नाम ले लूँगी। तो 2 मार्शमेलो रखे हैं, ये आपके लिए है। हाँ, वो बच्चों से बात करती है। लेकिन देखिए, अभी आपको खाना है, अभी खाना है तो 1 ही मिलेगा, लेकिन मैं 20 मिनट के बाद आ जाऊँगी और तब आपको खाना है तो आपको 2 मिलेंगे, ठीक है? हम्म अब खाएँगे तो 1, 20 मिनट के बाद खाएँगे तो 2 मिलेंगे, ठीक है? हम्म हाँ, मैं जाती हूँ, वो चली जाती है। अब बच्चों को पता है, तो अब आप एंड रिजल्ट बताती हूँ मैं आपको कि उनमें से जो 3-4 बच्चे हैं, हाँ, वो क्या करते हैं कि इधर-उधर देखते हैं, वो जो मार्शमेलो दिखाई देता है उनसे ऐसे पीठ करते हैं, खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और 20 मिनट रुकते हैं और जब दीदी आती है तो 2 मार्शमेलो खा लेते हैं। और दूसरे एक्सट्रीम पर जो 3-4 हैं, वो क्या करते हैं, इधर-उधर देखते हैं, ऐसा-ऐसा मार्शमेलो ऐसा-ऐसा करते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। वो हाँ एक एक तो सही, अब तो खा लेंगे, हाँ दूसरे के बाद में देखेंगे, वो खा लेते हैं, हाँ ठीक है? हम्म तो एक्सपेरिमेंट यानी बहुत बार इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। तो देखिए मनोविज्ञानों ने इनका, ये जो बच्चे हैं, उनका 10, 20, 30, 40, 50 साल तक अभ्यास किया। इसे बोलते हैं अनुवर्ती अनुसंशोधन, यानी फ़ॉलो अप स्टडी किया। तो क्या अच्छा, पाया? तो इतने जो साल? बच्चे, हाँ, इतने साल, ऐसे ऐसे ओ तो मानसशास्त्र में होते ही हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जो कोई-कोई तो है, एक एक तो आपको बताऊँगी कि आइडेंटिकल ट्विन्स, जुड़वे हाँ बच्चे होते हैं आइडेंटिकल, उनके भी 70-70 साल तक उनके, पढ़ाई की अच्छा, जाती है। हाँ 5-5 साल के बाद उनसे मिलना है, उनसे कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है और क्या-क्या है। तो इन बच्चों के बारे में किया, तो जो बच्चे 20 मिनट तक रुके और 2 मार्शमेलो खाए उन्होंने, उनके बारे में ऐसा हुआ कि वो एकेडमिक में, यानी कि पढ़ाई में, हमारे जॉब में, हमारे फैमिली में सभी बहुत बढ़िया थे। अच्छा, उनके लिए समायोजन, एडजस्टमेंट की कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थे, हम्म अच्छे थे। जो हम्म कुछ उनकी कैपेसिटी थी, उसमें वो अच्छे थे। हम्म ठीक है, मनस्वास्थ्य उनका और उनके बाजू वाले सबका अच्छा था, परिवार का, वो जो हम्म फैक्ट्री में काम करे वहाँ का। और जो बच्चे झट से मार्शमेलो निगल लेते हैं, उनके बारे में स्कूल से ही प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई। हम्म असमाधान है, परिवार में है, डाइवोर्स हो जाएँगे, जॉब अच्छी नहीं, जॉब बदलते रहेंगे, पैसे नहीं इकट्ठा होंगे, रहने के लिए घर नहीं, इस प्रकार का हो जाएगा। तो संयम कितना माने है, और ये हमने हज़ारों साल पहले जान लिया है कि हमारा आयुष्य अच्छा जाने के लिए संयम की शिक्षा बचपन से या एडल्ट लाइफ में ही होनी चाहिए। हाँ ये एक आपको मिसाल मैंने बताया है। हाँ, वाह बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज। तो ये जो एसोसिएशन है, मॉडर्न मनोविज्ञान, जो आधुनिक मनोविज्ञान है, और जो पुराना जो तत्वज्ञान है, तो उसका जो ये एसोसिएशन आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे एक ऐसी बात पूछनी, जब भारत की बात चल रही है तो मैं एक पूछना चाहूंगी कि हमारी जो कुटुंब व्यवस्था है भारत की, तो वो ऐसी है कि मतलब एक बार मैं ऐसे बात कर रही थी, एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी एक फ्रेंड है, तो मेरे एक दोस्त है, तो उनके साथ मैंने मेरी पहली पॉडकास्ट की थी। तो वो उस बारे में थी कि केयर गिवर के पर्सपेक्टिव से, अगर घर में कोई पेशेंट है, कोई सीरियस उसको डिसीज है, तो वो कैसे उसको मतलब जो केयर गिवर है उसका रोल क्या होना चाहिए, और उसने अपने आप को कैसे संभलना चाहिए। तो तब ऐसे बात चली थी कि ऐसा ऐसा कोई ट्रेनिंग
यहाँ पे नहीं है भारत में। तो तब हम बोल रहे थे कि औरत जो होती है, जो महिला होती है, तो वो एक स्त्री, तो एक उनमें से एक प्राकृतिक एक केयर गिवर जो एक होता है, तो वो होता ही है, नेचुरली होता है। होता है। तो वो तो मतलब उसके लिए ट्रेनिंग एज सच की तो कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, परिवार जो होता है, तो परिवार का साथ बहुत होता है। अगर एक शहर में रह, मतलब अभी न्यूक्लियर फैमिलीज तो काफ़ी हो गई है, तो बच्चे अलग रह रहे और माँ बाप अलग रह रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सब साथ में मिलकर उस प्रॉब्लम को अ, सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मतलब दोनों तरफ से वो थोड़ा सा एक डिबेट हुआ था कि ज़रूरत है या नहीं है। तो मुझे आपका उस पर क्या आप टेक है कि आप क्या कहना चाहेगी? ज़रूरत है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ, आपका प्रश्न तो बहुत ही सही है चारुता जी। बहुत ही ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि हमारी फैमिली सिस्टम भी बदल गई है ना? हाँ, कि पहले तो जॉइंट जो फैमिलीज। महिला थी वो घर पे हाँ। रहती थी और अब वो जॉब के लिए दिन-दिन भर बाहर रहती है, घर की सदस्य संख्या कम है, तो हम्म। पड़ोसी वालों भी कम है, वो भी बिज़ी हैं। तो हाँ। ये सब बदलाव आने के कारण इस प्रकार के कुछ प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम्म। और आपको बताऊँ कि ये थोड़ी-थोड़ी शुरुआत भी हो रही है। देखिए ये अच्छा। बहुत बड़ा है। केयर गिवर्स ट्रेनिंग एक है, यानी कि घरवालों को ट्रेनिंग देना है और दूसरी बात ये है कि पैलिएटिव केयर का ट्रेनिंग है, हॉस्पाइस का ट्रेनिंग है, उसकी भी अ, हमारे भारत देश में शुरुआत हो गई है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर ऐसी भी शुरुआत हो गई है। इसमें जिस प्रकार के वैद्यकीय क्षेत्र के में काम करने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग होता है, उसके साथ-साथ जो केयर गिवर्स है, हाँ। उनके लिए भी ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। अच्छा। तो ये भी महाराष्ट्र में भी चल रहा है। अभी अच्छा। आपको एक बताऊँ कि ज्ञान प्रबोधिनी का उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में हराड़ी में कोई एक केंद्र है, हाँ। वहाँ भी अभी वो जो वंजारी लोग होते हैं ना, हाँ। यानी नोमैडिक पीपल, हाँ। उनके लिए हाँ। पैलिएटिव केयर का अभी प्रोजेक्ट अभी-अभी शुरू हो गया है। अच्छा। तो अरे वाह! हाँ, तो ये तो तो हाँ, इसमें हाँ। तो घरवालों के लिए भी ट्रेनिंग होता है कि ये जो बीमार लोग हैं, उनकी देखभाल कैसी करनी है। हुँ। उसके साथ-साथ मनस्वास्थ्य भी अच्छा रखना हाँ, और बराबर है। रुग्ण की चाहत क्या है, हुँ। उसकी ज़रूरतें क्या है, रुग्ण क्या चाहता है, हुँ। इसके भी बारे में चर्चा करना, ये हुँ। सब उस ट्रेनिंग में अंतर्भूत है। हुँ। हुँ। अच्छा, तो ये शुरुआत हो गई है और हो ज़रूरत गई है। तो उसकी है, क्योंकि एक साइंटिफिक तरीका तो अलग रहेगा ना कि हुँ। क्योंकि एग्ज़ैक्टली क्या करना है और कैसे केयर करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और और जैसा कि मैंने किया कि वो जो कालावधि है वो बढ़ गया है ना? 1-2 साल में लाइफ वो स्पैन। तो हाँ। हाँ, हुँ। केयर गिविंग जो है वो बहुत सालों तक चलता है। तो हुँ। देखिए वो जो केयर गिवर्स है उनकी भी मेंटल हेल्थ का बहुत इश्यू करेक्ट। आता है। बराबर। क्योंकि 1 साल के लिए तो वो ठीक, तो वो हुँ। 4-5 साल तक कैसे कर सके? कैसे कर तो सकते हैं? ज़रूरत बहुत ही बढ़ गई है। अच्छा। अच्छा। और ये जो है जैसे हमने अभी बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई किसी को कोई बीमारी है, तो बीमार अब लोगों के बारे में बोला, तभी आपने एक बूढ़ों का भी जिक्र किया था कि जो हमारे बुजुर्ग है, तो उनकी भी अभी लाइफ, जैसे लाइफ स्पैन बढ़ गया है, तो बहुत अच्छी बात है कि अब हमारा जो है वो जितना भी जिए, हमें तो चाहिए, माँ है, पापा है, जो भी है। तो लेकिन मुझे ये पूछना था कि आजकल हम ऐसे भी केसेस देखते हैं जहाँ पे अ, बहुत मतलब जो न्यूक्लियर फैमिलीज तो है, लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे भी है जो एक शहर में नहीं रहते या एक देश में नहीं रहते, वो बहुत दूर रह रहे हैं। और इस बारे में आपका आपका एक बहुत ही सुंदर पुस्तक का वाचन मैंने किया था। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी, कृत मराठी में जो है वो कृतार्थ वार्धक्य, कृतार्थ मतलब जिसकी परिपूर्ति हो गई है, फुलफिलमेंट, और हुँ। वार्धक्य का मतलब है ओल्ड एज। तो मराठी में भी उपलब्ध है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। हाँ। तो उसका नाम क्या है वनीता जी, वो उस बुक का? एजिंग ग्रेसफुली।
अरे वाह, नाइस नेम। बहुत सुंदर नाम है, एजिंग ग्रेसफुली। तो आप जरूर उसको पढ़िए, और बहुत सी सुंदर उसमें तरीके बताए हैं कि कैसे जिया जाए, जीवन कैसे उसको आप व्यतीत करेंगे, इस बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो आप जरूर पढ़िए। और मुझे ये इस किताब के बारे में एक बताऊंगी, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी किताबें हैं, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, मराठी में भी है। हम्म, लेकिन मानसशास्त्रीय तरीके से हाँ, बुढ़ापा क्या साइंटिफिक। होता है, उसकी हम्म, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होती है, उसकी अच्छा। साइकोलॉजिकल यानी इमोशनल लेवल क्या होती है, हम्म, उसकी सोशल लेवल, उसके परिवार से संबंध कैसे होता है, ये है। और हमें स्वस्थ खुश कैसे रखना है, रखना ये है, बातें बराबर। उसमें हाँ। ज्यादा बताई गई हैं। मुझे तो अभी बुढ़ापा आने में कई साल है, लेकिन मैंने वो पुस्तक पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि ये किताब जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब पढ़ने की एक्चुअली ये किताब है नहीं। वो एक्चुअली जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं, वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक जो मेंटल प्रिपरेशन भी होना है कि आज जैसे 40 तक क्या होता है ना, मोस्टली हम बच्चों के पीछे रहते हैं, क्योंकि उनका खाना है, उनका पढ़ाई है, उनका ये है वो है। बाद में बच्चे दूर चले जाते हैं अपने अपने करियर के खोज में, तो एक अकेलापन महसूस होता है। तो अगर उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको सराहना है, तो ये पुस्तक जो पढ़ना है वो आप 40s के बाद तुरंत ही उसको पढ़िए। ये मेरा आपको दर्शकों से सजेशन है। जब बच्चे दूर चले जाएंगे तब पढ़ने से अच्छा है कि आप पहले ही उसको पढ़ लो। तो बहुत बढ़िया। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई है जो मनोविज्ञान के बारे में है। और भारत का जो भी पर्सपेक्टिव है वो भी आपने हमें बताया बहुत अच्छी तरीके से। तो बात करते करते हमने परिवार के बारे में बात की, तो पहले क्या था और आज क्या है। और इसको ही ये डोर पकड़ के मैं ये भी बोल पूछूंगी कि शादी मतलब एक विवाह संस्था जो है, तो उसका अभी मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक महत्व जो था वो थोड़ा कम होने लगा है। या फिर शादी तो लोग करना चाहते हैं, लेकिन शादियां टूटना बहुत ही कॉमन हो गया है। और 2 3 4 साल भी नहीं होते शादी को, और शादियां टूट रही है। तो ये जो रिलेशनशिप के बारे में जो उसको कैसे संभाला जाए, उसको कैसे सराहा जाए, तो इस बारे में मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी। और जरूर। आप आपका उसमें क्या आपका ओपिनियन है कि सच में ऐसा हो रहा है। और न्यूक्लियर फैमिलीज तो हो रही है, वो तो हम देख ही सकते हैं, क्योंकि अ, जो शादीशुदा नई नई शादीशुदा जो लोग हैं वो अकेले रहना चाहते हैं, वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते। तो ठीक है, एक शहर में है तो मिल सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं। लेकिन शादी का टूटना, तो क्या अगर जॉइंट फैमिली है तो वो रेशो कम था, और जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गए तो वो बढ़ गया है। आपका उस पे क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो बहुत ही बदलाव आ रहा है, सही है। और इसके बारे में जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक ज़्यादा मायने रखते हैं, उसी प्रकार वैद्यक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, इनको भी बहुत चिंता लग रही है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हम्म। हो रहा है, बहुत सारे उसके कारण हैं। क्योंकि एक तो है कि इंडिविजुअलिटी बढ़ रही है, मैं, हम्म। मेरा, ये खुद को जानने लगे हैं। हम्म। जैसे मान लीजिए कि हज़ारों साल पहले एक समाज एक जैसा रहता था, पास में हम्म। ज़रूरतें थी, खाने-पीने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, इस प्रकार की। हम्म। अब वो ज़रूरतें कम हो गई है। हम्म। देख लीजिए कि पुरुष भी किसी को बाहर से खाना मंगा कर खा सकते हैं, ठीक है? और ग्लोबलाइज़ेशन हो गया है। कुछ घंटों में पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर तक लोग जाते हैं। बराबर। इस प्रकार के बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। हम्म। तो ऐसा हो गया है कि एक-एक को दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत कम हो गई है। मैं मेरा हाँ। खाना बना सकता हूँ, सकती हूँ। तो ज़रूरत नहीं है। रहने के लिए एक बस छत हो गया तो काफ़ी है। हाँ, तो इस पहले देखिए पिछले सदी में खाने के लिए माँ की ज़रूरत थी, अब तो माँ की हम्म। ज़रूरत है नहीं, लेडीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो गया है। ये हम्म। है। और जिस प्रकार वो महिलाएँ भी जान गई है कि हम भी कमा सकते हैं, तो हर एक को अभी स्व जागृत हो गए, अच्छी बात है।
ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ दूसरी बात हमें सीखनी है और उसके बारे में सभी वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। मैंने जो बताया ना, सभी वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि ये जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है हाँ वो अच्छी कैसे रखें, क्योंकि हम्म हम ऐसा कह नहीं सकते कभी भी कि मुझे हम्म, किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो हाँ हो ही नहीं बराबर सकता। जब करेक्ट यह पृथ्वी पर है तो सभी की ज़रूरत है, तो हम्म सबके लिए हमने अच्छे बर्ताव रिलेशंस रखने की बहुत ज़रूरी है। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में बहुत सारा काम चल रहा है और इसके बारे में साइकोलॉजी के तरीके से मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारी थियरीज़ हैं। हम्म देखिए, इंटरपर्सनल रिलेशंस बोलते हैं कि एक शख्स है, हम्म एक व्यक्ति है, दूसरी व्यक्ति है और उनमें सा नाता है। ऐसे हम्म 3 घटक उसमें आते हैं, ठीक हम्म है? हम्म तो एक व्यक्ति कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी मनोधारणा, स्वभाव, हम्म इमोशंस कैसे हैं। दूसरी व्यक्ति है, उसके भी मनोधारणा, इमोशंस वो कैसे हैं, ये देखना है और उनका नाता कैसा है, हम्म हाँ? हम्म एक-दूसरे से वो क्या माँगते हैं, हम्म एक-दूसरे को वो क्या समझते हैं। हम्म है ना? देखिए, आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हूँ, ऐसा है तो बहुत अच्छा है। हुँ? हम्म और मैं ऊँचा हूँ, मैं ऊँची हूँ, मैंने ये किया है, मुझे पेंशन मिलती है, मेरी इतनी-इतनी घर है, मैं देखने में ऐसा हूँ, ऐसा हुआ और आप कम हैं, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचा तो बिगड़ जाएगा। तो हम्म दोनों में से एक ने भी आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आप अच्छा नहीं है ऐसा सोचा तो अच्छा नहीं होगा। जो हम्म कुछ हो, मान लीजिए कि मैं गूंगी हूँ, बहरी हूँ, मैं गरीब हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मैं हूँ, हम्म तो मेरा भी कुछ सम्मान है। तो दोनों का सम्मान रखने की दोनों जब कोशिश करेंगे, हम्म तो ये रिलेशंस अच्छी रहेंगी। हाँ वो ठीक है? दोनों दोनों तरफ से होना चाहिए दोनों तरफ से होना चाहिए और अपेक्षा जो करनी है, हम्म वो भी इसी प्रकार की होना है। और देखिए कि हम कुछ-कुछ बातें गृहीत धरते हैं, हम्म यानी कि वो है वो खाना देगा, वो है वो पैसा देगा, वो है वो ऐसा बोलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम्म बातें करनी ज़रूरी है, एक-दूसरे से संभाषण करना ज़रूरी है। तो ये जो नाता है उसे बोलते हैं असर्टिव रिलेशनशिप। हम्म, मैंने इसके बारे में भी पढ़ाई की है, इसके बारे में भी एक मोनोग्राफ मेरा प्रकाशित हुआ है। तो अच्छा दोनों दोनों लोगों ने एक-दूसरे के भाव, भावना, इच्छा ये सब जानना है, उसका सम्मान करना है, हो सके तब हद तक एक-दूसरे की मदद करना है। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम्म 100 में से 2-4 में हो सकता है कि जो भाव-भावनाएँ हैं, इच्छा है, अपेक्षा है, वो नहीं मिल रही। ठीक हम्म है, तो बातें करना, सम्मान से रहना, ऐसा नहीं है कि गालियाँ देना है, ये है, हाँ वो ऐसा नहीं करना, हम्म सम्मान से रहना और दूर भी रह सकते हैं हम्म कोई-कोई। तो झगड़ा करने की, कोर्ट कचहरी करने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ हाँ और इसलिए इसके लिए भी हमारे समुपदेशक है, मैरिज काउंसलर है, प्री मैरिज काउंसलर भी है, उसकी भी बहुत ज़रूरत है अभी, कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरी हम्म क्या-क्या अपेक्षा है ये जानना। तो प्री मैरिज काउंसलर, मैरिज काउंसलिंग, फैमिली काउंसलर ये सब हम्म कुछ है, उनके पास बढ़िया तरह के तंत्र है, मंत्र हैं, उनके पास बहुत सारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स है, हम्म इसके ज़रिए ये सब जो झगड़ा है 2-4 व्यक्तियों हम्म का, वो मिट सकता है, अच्छा वाह मिटता वेरी भी है। पॉजिटिव हुँ, बात हुँ, बताई आपने क्योंकि सही आप बात। सही कह रही है कि सोशोलॉजिस्ट को भी एक ये टेंशन होगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ये जो हुँ, सोशल सिस्टम है उसको जो एक झटका लग रहा है तो वो हुँ, अ, भविष्य के लिए वो अच्छा नहीं है क्योंकि बच्चे सब जो ये जो नई पीढ़ी है तो उसको अगर ये ऐसा मतलब माँ बाप को तो चिंता होगी कि वो आगे जाके कैसा होगा कैसे रहेंगे वो हुँ। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे सही बात है तो और ये बताइए, और एक बात बताना चाहूँगी कि यो फैमिली कल्चर, यानी हाँ कि कौटुंबिक संस्कृति, हम्म, उसके बारे में भी हमने एक प्रारूप, एक मॉडल तैयार किया है हाँ और आप आपके, इसके, उसके, किसी के भी घर की संस्कृति कैसी है, ये हाँ मापने की प्रश्नावली भी की है। ओ और उसके ज़रिए हम चर्चा कर सकते हैं कि इसमें कौन से घटक हैं, उसमें 10 डायमेंशन बताई हैं, हम्म उसमें से किस में बदलाव लाने की ज़रूरत है,
कैसे वो बदलाव लाए पूरे फैमिली मेंबर्स मिलके, इसका भी हम चर्चा करते हैं। उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और वो अच्छा। मैंने अपने देश में विदेश में भी लिए हैं। हाँ। उसके बारे में भी एक मोनोग्राफ मेरी प्रकाशित हुई है हाँ। और एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी हमने किया है। तो अच्छा। देखिए, मानसशास्त्र सर्वव्यापी है, घर में है, इंडस्ट्री में है, स्कूल में है, जहाँ लोग हैं, जहाँ पर व्यक्ति है मनुष्य वहां पर मनोविज्ञान तो है ही। हाँ, है ही। बहुत सही बात है। और एक बात आपको बताऊं, अब देश विदेश में जाके और वहाँ की जो पढ़ाई है, अनुसंधान है, वो देख के मुझे लगता है और कि पाश्चिमात्य जो देश है हम्म। वो पौर्वात्य देश की ओर देखते हैं। हम्म। किस बारे में? कि पौर्वात्य लोगों का फैमिली कल्चर, उनकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है, हम्म। उनके जो घर के इंटरपर्सनल रिलेशन है, वो बहुत ही बढ़िया है। वो तो अचरज से देखते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे कैसे हैं, ओ। यहाँ डाइवोर्स कम है, यहाँ के बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे एकेडमिकली हाई हम्म। होते हैं, हम्म। यहाँ वहाँ वो मैनेजर्स है, वहाँ यहाँ संशोधक होते हैं। ये किस प्रकार होता है? तो जो हम्म। फैमिली कल्चर है, कौटुंबिक संस्कृति है पौर्वात्य लोगों की, वो जो नींव है वो हाँ। बच्चों के लिए बनती है, वो बहुत बढ़िया बनती है। और हम्म। इसके बारे में अब जो पौर्वात्य देश है वो अभी पाश्चिमात्य देशों को गाइड करने लगे हैं। हमारे सूत्र है, अच्छा। हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस के जो मॉडल्स है, हम्म। वो अभी वहां चल रही है अच्छी तरह से। अच्छा, मतलब हमें लगता है कि भारत में अभी ये सब चीज़ें बढ़ गई है, मतलब ये होना, डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, रिलेशनशिप्स का इशू हो रहा है, लेकिन वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि नहीं, मतलब डेफिनेटली अभी तक हम उस लेवल तक तो नहीं पहुंचे हैं। और आप जैसे लोग जो इस ऐसी फील्ड में आप इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतना लोगों की मदद कर रहे हैं, तो मुझे एक बहुत ही ऐसे एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि ये आगे जाके बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम ही हो जाएगा। और सही बात। हम ये इसी नोट पे हम आज ये पॉडकास्ट, बहुत आपसे बात करके मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव हुई है ये पॉडकास्ट। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है क्योंकि आई एम बहुत अ अच्छा। टीचर। तो मैं 5 साल मैंने साइकोलॉजी, ऑलमोस्ट 7 years मैंने पढ़ी है साइकोलॉजी। तो लेकिन इतनी डिटेल ऑफ कोर्स मैं नहीं ये हुई हूँ। तो लेकिन आज बहुत ही मुझे इन्फॉर्मेटिव लगी ये पॉडकास्ट। और मुझे पता है कि हमारे दर्शकों को भी ये बहुत पसंद आएगी। और मैं दर्शकों को, और वनिता जी, मैं आपके साथ एक स्पेशली रिलेशनशिप, इसी एक टॉपिक पे, सिर्फ एक टॉपिक पे मैं आपसे एक बार और चर्चा करना चाहूँगी। तो जरूर। मैं आपके, मतलब आप रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और हम इस बात पे भी ज़रूर चर्चा करेंगे। और अगर आपको कोई सवाल है, दर्शकों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वनिता जी उसका जवाब ज़रूर देंगी। और किसी भी बारे में हो, या ये साइकोलॉजी के स्कोप जैसे हमने बोला वो बारे में है, रिलेशनशिप के बारे में, आप ज़रूर उनसे बात कर सकती है। और और मेरे चैनल को। चारुता जी, हाँ। चारुता जी, मुझे भी आपको धन्यवाद देना है, दर्शकों को भी धन्यवाद देना है। ये बहुत बढ़िया मौका मुझे मिल गया है कि मानस शास्त्र में बहुत सारा जो कुछ चल रहा है, हम्म। हम्म। उसकी जानकारी श्रोताओं को, प्रेक्षकों को इसके जरिए जरूर मिलेगी। हाँ, ये तो इतना बड़ा विषय है। ये तो हमने इतनी सी बात की है आज। ये सही विषय बात। तो बहुत गहरा है। लेकिन थैंक यू, आप भी मेरे पॉडकास्ट पे आई। मुझे पता है कि आप थोड़ा सा आप इंडिया में नहीं हैं, बाहर है बच्चों के पास, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। और जैसे मैंने अभी बात की कि केयर गिवर के बारे में, तो मेरी जो मेरी जो पहली पॉडकास्ट थी, तो वो भी आप ज़रूर उसको, वीडियो को भी देख लीजिए कि कैंसर पेशेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ केयर गिवर। तो उसमें भी काफ़ी सारी बातें बताई हैं, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। आपको कोई क्वेश्चंस है आप वहाँ पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।